यस, क्लास 11 फिजिक्स। मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रक्षेप गति के बारे में बताया था। यदि अपन किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त, यानी ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया सीधा, के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में, यानी ऐसा अपन फेंकें या ऐसा फेंकें या ऐसा फेंकें, तो वस्तु क्या होती है, ऐसे होते जाके ऐसे हो गिरती है। जब वस्तु ऐसे होते जाके ऐसे गिरती है या ऐसे होते जाके ऐसे चल के आती है, तो यहाँ पर हम एक समतल की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वस्तु हमारे पास दो तरीके से यहाँ पर गिर सकती है। मैंने यहाँ से एक वस्तु को पत्थर फेंका, वस्तु तो यहाँ जाती है लेकिन लौट के ऐसे आती है। ठीक, दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या हो सकती है, मैं यहाँ पर ऐसा खड़ा हुआ हूँ, मैंने ऐसा पत्थर फेंका, जैसे ही मैंने यहाँ पर एक पत्थर फेंका तो वस्तु ऐसे हो जाके ऐसे आ जाती है। जब वस्तु ऐसे आके ऐसे गिरती है या ऐसे आके ऐसे गिरती है, तो वस्तु का पथ परवलयाकार कहलाता है। ठीक, और वस्तु जब ऐसे गिरती है और ऐसी कंडीशन हम लेके चलते हैं, तो यह पथ प्रक्षेप गति के अंतर्गत कहलाता है। तो हम यहाँ पर प्रक्षेप गति की ही स्टडी कर रहे हैं। इसकी दो स्थिति हैं। पहली स्थिति है जब किसी हाइट से क्षैतिज दिशा में पत्थर को फेंका जाता है, और दूसरा जब किसी कोण से किसी पत्थर को फेंका जाता है। तो मैं यहाँ पर आज फर्स्ट कंडीशन को लेकर चलता हूँ। प्रथम प्रक्षेप गति जो है वो मेरे पास ये है, प्रक्षेप गति जब वस्तु को किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता आप फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते समय लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथ्स। फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। अगर आपका 9th-10th क्लास का मैथ्स वीक है या आपका थोड़ा सा भी ग्रास्पिंग पावर, यानी आपको समझने की क्षमता कम है, तो उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स हमारे पास मैथ्स नॉलेज सबका कॉन्सेप्ट इकट्ठा आता है। इसलिए फिजिक्स से ही में न्यूटन हुआ है, फिजिक्स से ही में आइंस्टीन हुआ है, फिजिक्स में ही आपके पास फैराडे है, टेस्ला है। ठीक, जितने भी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं वो सब फिजिक्स में ही आते हैं। क्लियर? तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं किसी हाइट एच पर हूँ, मान लीजिए ये, इस हाइट पे खड़े होके मैंने एक पत्थर को ऐसा करके फेंका है। आप कहां पर हैं, हाइट एच पर हैं। ठीक, आप संकल्पना कर लीजिए छत पर हैं, और छत पर आपने एक पत्थर को क्षैतिज दिशा में फेंका हुआ है। तो खुद ही सोचिए क्या कंडीशन होगी। पत्थर को आपने एक वेग u से एक डायरेक्शन में फेंका हुआ है। मैंने सदिश में आपको सदिशों को एक्स अक्ष और वाई अक्ष में डिवाइड करना बताया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया,
एक स्टोन को या एक पत्थर को छत पे खड़े होकर एक दिशा में यहाँ पर फेंका और पूरे का पूरा वेग काय में दिया हुआ है, हमने एक दिशा में दिया हुआ है। अब कंडीशन क्या होगी, जैसे ही आप यहाँ पर देते हैं, आप यहाँ पर खुद ही देखिए, अगर मैंने पूरे पत्थर को यहाँ पर फेंका 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यहाँ पर अगर पृथ्वी के अतिरिक्त कोई बल नहीं होता, यानी मान लो गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है, तो पत्थर कहाँ चलता जाता, ऐसा चलता जाता, सीधी दिशा में आपके पास चलता जाता है। लेकिन कंडीशन क्या हो गई, पृथ्वी ने इसको खींचना शुरू किया, तो जैसे ये खींचते हैं तो ये पत्थर यहाँ ना जाके कहाँ आने लगता है, नीचे आने लगता है। ठीक है, यानी आपने क्या किया, जो पत्थर को फेंका था, पत्थर को तो आपने क्षैतिज दिशा में फेंका, पूरा का पूरा वेग क्षैतिज दिशा में लिया, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसको नीचे की ओर आना स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या हो गया, आप पत्थर को, है ना, एक्स दिशा में एक नियत वेग से प्रक्षेपित कर रहे हैं। यानी आपने पूरा का पूरा वेग कहाँ दिया, पूरा वेग जो अचर है, एक्स दिशा में कार्यरत है। आपने पूरा का पूरा वेग एक दिशा में इसको दे दिया है। अब कंडीशन क्या होगी, देखिए मैं फिर से नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसको बता देता हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपने ये इस हाइट एच पर पूरा का पूरा वेग एक डायरेक्शन में दिया, यानी यू एक्स इक्वल टू यू, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे आने लगा, ये आने लगा, ठीक, ये नीचे आएगा। तो आप यहां पर होता देखिए, यू एक्स इक्वल टू यू, ये मेरे पास कैसा है, अचर है। अगर मैंने पूरा का पूरा वेग एक दिशा में हो तो दिया हुआ है और वेग अचर है, इसलिए मेरे पास एक्स दिशा में त्वरण, अगर वेग अचर है तो त्वरण या वेग के मान में परिवर्तन नहीं होगा। जब वेग के मान में परिवर्तन नहीं होगा तो ax बराबर कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, आ जाएगा। अब आप तो देखिए, इसका मैंने रिजल्ट निकाल लिया, x दिशा में त्वरण का मान कितना है, 0 है। ये बिल्डिंग की हाइट h के इक्वल है, ठीक। तो हाइट ऑफ टावर और बिल्डिंग इक्वल टू h। y दिशा में आप क्या कर लीजिए, y दिशा में आपका वेग u y प्रारंभ में कितना था, 0 था, लेकिन वस्तु गिरना शुरू हो गई तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण g लगने लगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा y दिशा में प्रारंभिक वेग u y बराबर 0, वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के कारण
अपना पाथ बनाती है। इसलिए y दिशा में वेग परिवर्तन अर्थात त्वरण g कार्य करता। अब देखिए क्या कंडीशन आ गई, आपने पूरा का पूरा वेग कहाँ दिया था, एक दिशा में जिसका मान u अचर था, इसलिए यहाँ पर एक दिशा में त्वरण के मान में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर पृथ्वी इसको नहीं खींचती तो वस्तु सीधी चलती जाती, लेकिन वस्तु को यहाँ पर पृथ्वी ने खींचना प्रारंभ कर दिया, तो प्रारंभिक वेग u तो यहाँ पर 0 होगा। अब इसका वेग यहाँ पर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और यहाँ पर त्वरण g यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मैं यहाँ पर हाइट h पे था, ये मैंने पूरा का पूरा वेग यहाँ पर एक दिशा में दिया, ux इक्वल टू u इक्वल टू अचर। ठीक, अचर यानी कांस्टेंट हो गया। इसलिए ax बराबर यहां कितना हो गया, 0। प्रारंभिक वेग uy इसका 0 था, इसकी हाइट कितने के इक्वल थी, h के इक्वल। ठीक, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण g यहां पर कार्यरत था, इसलिए इसका पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, यह अर्थात परवलयाकार हो जाएगा। मैंने किसी टाइम t पर एक बिंदु P पर वस्तु की स्थिति दी। अब आप खुद ही देखिए, अगर एक दिशा में वेग जा रहा है लेकिन इसको पृथ्वी यहाँ पर खींचेगी तो ये जाना तो यहाँ चाहेगा, लेकिन पृथ्वी इसको खींचेगी तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो किसी टाइम P पर मेरे पास वस्तु की स्थिति XY है, ये ले लिया। ठीक है, इस दिशा में ये UX और ये कैसा लग रहा है, UY वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए मैं इससे एक रिजल्ट निकाल लेता हूं, ये रिजल्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर लगने लगता है। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, x और ये y ले लेता हूँ। एक दिशा में ux बराबर u बराबर अचर है, इसलिए ax बराबर कितना हो गया, 0। ठीक, और आप यहाँ पर होता देखिए y दिशा में uy प्रारंभिक वेग uy बराबर 0, इसलिए मेरे पास a y बराबर गुरुत्वीय त्वरण g के मान के बराबर होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण मैं यहाँ पर इसको एक बार और अच्छे से होता लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा साइड में दिखता नहीं है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फिर से इसी टर्मोलॉजी को। देखिए ये हो गया आपके पास x, ये हो गया y। ठीक है, एक दिशा में ux बराबर u बराबर ये कैसा हो गया, अचर, इसलिए ax बराबर कितने के आ गया, 0 की वैल्यू के इक्वल। y डायरेक्शन में आप होता देख लीजिए, प्रारंभिक वेग u बराबर 0, इसलिए a बराबर g की वैल्यू के इक्वल आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर ये प्रूफ कर देता हूँ कि इसका जो पथ है वो परवलयाकार होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया, माना किसी क्षण
टी पर वस्तु की स्थिति पी एक्स वाई है। ये आ गया। मैंने लास्ट क्लास में आपको यहां पर वेक्टर के फॉर्म में गति के 3 नियमों को बताया था और उनको एक्स वाई डायरेक्शन में निकाला था। तो देखिए एस एक्स बराबर कितना आता है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये आ गया। इसलिए इसको मैं एस एक्स यानी इसकी पोजीशन स्थिति एक्स मान लेता हूं, यू एक्स एक दिशा में जिसकी वैल्यू घटक कांस्टेंट है, ये टाइम टी आ गया, 1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। बिल्कुल ये याद रखना है, एक दिशा में इसका त्वरण 0 के बराबर हो गया तो ये टर्म 0 के इक्वल हो गई, x बराबर यू टी, ये हो गया 0 के इक्वल। इसलिए t मैंने यहां पर निकाल लिया x अपॉन यू के इक्वल। ये मेरे पास ये मान लिया मैंने कि जब कोई पार्टिकल केवल क्षैतिज दिशा में फेंका गया है और एक दिशा में या क्षैतिज दिशा में उसका घटक अचर है और त्वरण 0 है और उसका पथ परिवहकार आ रहा है क्योंकि वह गुरुत्वीय बल के अंदर गिर रहा है, तो किसी क्षण t पर उसकी पोजीशन p x y है। तो ये जो टाइम निकला है जिस पर ये पहुंचा है उसकी वैल्यू x अपॉन यू की वैल्यू के इक्वल है। ये मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है। तो अब आप हो तो देखिए मैं यहाँ पर ऐसे ये निकाल लूं एस वाई इक्वल टू, देखिए मैं यहाँ पर इससे t की वैल्यू उसमें रख देता हूं तो t इक्वल टू एक्स अपॉन यू होल स्क्वायर आ गया। तो y इक्वल टू ये आ जाता है हाफ जी यू स्क्वायर, देखिए इसको करेंगे तो यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए 1/2 आपके पास अचर है g 9.8 और मैं u को तो अचर लेके ही चल रहा हूं, इसका मतलब है ये पूरी क्वांटिटी अचर है, इसलिए y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, चूंकि समीकरण मेरे पास कितना निकला y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका पथ पर वल या कार होता है। ठीक है, तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए ये जो आपके पास पथ आता है ये परवलयाकार होता है। इस डेरिवेशन को आप नोट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं जो यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ वो डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, पूरा बेस इसी का है और इसी के बेस पे हमें उसको करना है। कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए, मैं आप लोगों की कॉपी चेक करने वाला